हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th का चैप्टर 2 के नेक्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में बना रहे हैं। तो चैप्टर 2 के 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप चैनल पे देखिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो हमारा जो अगला टॉपिक है आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, वो होगा हमारा थॉमसन्स, वो होगा हमारा डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। और एटॉमिक मॉडल्स में जैसे कि 9th स्टैंडर्ड में भी थे, बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स इंपॉर्टेंट थे, जैसे थॉमसन है और बहुत एटॉमिक मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट करेंगे। तो एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या है कि डाल्टन की थ्योरी के बाद जो थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो अब आगे एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या है कि एक मॉडल का कंसेप्चुलाइजेशन, मतलब कि एक एटम का एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसके बारे में सबके अपने अपने मॉडल्स थे। तो सबसे पहले 1898 में सबसे पहले जो मॉडल दिया गया वो थॉमसन, पहला जो एटॉमिक मॉडल था वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि क्या था कि थॉमसन ने एक एटम को कंपेयर किया एक पडिंग केक के साथ, ठीक है, या हम बोल सकते हैं एक वाटरमेलन की तरह। अब इसमें वाटरमेलन या पडिंग केक से क्यों कंपैरिजन किया गया वो समझने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पर उन्होंने कंसिडरेशन क्या था उनका, कि जो सीड्स हैं, फॉर एग्जांपल वाटरमेलन या पडिंग केक में एक तरीके से जो हम अलग से जो पुडिंग्स डालेंगे तो वो सारे जो पार्टिकल्स हैं ये सारे आपके हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक तरीके से एम्बेडेड है इन ए पॉजिटिव स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। यानी उनका जो कहना था वो क्या था कि देयर इज एन एटम कैन बी कंपेयर टू ए पुडिंग केक और वाटरमेलन इन विच the seeds or the pudding are acting like negatively charged particles or electrons which are embedded randomly inside a positive sphere, and this positive sphere denotes the overall watermelon structure. Okay, just like pudding cake or watermelon, the overall structure is of watermelon. Okay, the pulp behaves as positive sphere. Okay, positively charged है and the electrons are embedded in. तो इस तरीके से according to Thomson atomic model the atoms look like this. Okay, and what was the basis for the neutrality? How did he prove the neutrality of this model? Neutrality means कि कैसे ये पार्टिकल न्यूट्रल है, क्योंकि सभी को पता है कि एटम, किसी भी चीज़ का अगर हम एटम देखें तो वो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, दैट मीन्स वो न्यूट्रल चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर थॉमसन का ये कहना था कि जितने जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर एम्बेडेड हैं एटम के अंदर, वो बैलेंस कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के। पॉजिटिव स्फीयर जो है, पूरा जो स्ट्रक्चर है स्फीयर जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एम्बेडेड, ये उसको ओवरऑल चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं। तो एक तरीके से उनका कहना था कि न्यूट्रलिटी कैसे होगी, पॉजिटिव स्फीयर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ओवरऑल चार्ज के बराबर होगा। यानी ओवरऑल चार्ज क्या होगा एटम के ऊपर, क्या होगा, उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि एटम इज ओवरऑल न्यूट्रली चार्ज, ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर। अब थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने कि क्या इसके लिमिटेशंस थे। तो थॉमसन ने जब एटॉमिक मॉडल की डिस्कवरी करी तो उस टाइम पे, एट दैट टाइम, देयर वाज नो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओबियसली ही ट्राई टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हुए उन्होंने इस तरीके को कंपेयर किया। इसमें सबसे पहले जो लिमिटेशन सबसे बड़ा जो थॉमसन का था कि when he said that electrons are embedded inside a positive sphere, so there was no basis कि कितना, जैसे randomly जो ये electrons हैं according to Thomson वो randomly pushed होते हैं, मतलब there is no fixed position of electrons। और ऐसा अगर है तो आप ये देखो कि अगर electrons randomly और चार्ज के बराबर हैं तो ये कोई बेसिस नहीं हुआ, क्योंकि हर एटम के स्ट्रक्चर में कोई पर्टिकुलर
फिक्स पोजीशन होनी चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन की, और अगर नहीं, चलो फिक्स पोजीशन भी नहीं है, तो कम से कम ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज कैसे हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटरमेलन को ही कंसिडर करें, तो क्या जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मान लो जो बल्ब के साथ जो पूरे स्फीयर की बात कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी के ऊपर जो है ये चीज़ यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर पाए वो। ठीक है, तो लिमिटेशंस की अगर बात करेंगे, तो सबसे बड़ा लिमिटेशन जो था थॉमसन एटॉमिक मॉडल में वो यही था कि चार्ज की न्यूट्रलिटी जो थी वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की जो काउंटिंग है, ठीक है, एंड द पॉजिटिव स्फीयर्स का बेसिस क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टिकल्स तो थे नहीं, पूरे स्फीयर को ही कंसिडर किया था। सो दैट वाज ए बिग लिमिटेशन। एक कंसिडरेशन और समझनी चाहिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल में। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, जो मास जो था, मतलब पूरे एटम का जो एक तरीके से जो मास था, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे वो पॉजिटिव स्फीयर हो, जो मास था पूरे एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। इसका मतलब ये था, उनका कहना था कि जैसे मान लो किसी भी, अगर हम एरिया की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस पोर्शन को उठाएं या इस पोर्शन को उठाएं, तो अगर हम यहाँ पर मास डेंसिटी देखेंगे, तो मास जो है वो मास डेंसिटी सब जगह सेम ही आएगी। मतलब कि एक तरीके से मास हर पूरे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था ओवर द एटम, यानी हर स्पेस के ऊपर कहीं से भी आप देखिए, चाहे वहाँ इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिटिव स्फीयर हो, बट द मास जो था, मास जो है, मास वाज ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर मास डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पर ज़्यादा हैवियर पार्टिकल्स हैं हैवी डेंसिटी के, और कहीं पर लाइटर है, तो डेंसिटी सबकी यूनिफॉर्म थी। ऐसा कंसिडरेशन था थॉमसन एटॉमिक मॉडल में। तो जैसे मैंने बताया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल की सबसे बड़ी लिमिटेशन एक तो चार्ज की न्यूट्रलिटी को लेकर थी, क्योंकि लेटर के जो बाद के जो कुछ एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, आफ्टर थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और स्पेशली जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की तो बाद में हुई, प्रोटॉन की जब डिस्कवरी हो रही थी, तो एट द सेम टाइम थॉमसन के बाद इस मॉडल के देने के बाद रदरफोर्ड और उनके कुछ जो उनके कलीग्स थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, तो उनके अंदर जो स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने एक नया मॉडल डेवलप किया, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक किया था। उसके बेसिस पर कुछ जो स्पेशली जो पॉजिटिव न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी करी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही वो डिस्कवरी हुई, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल वाज अल्टीमेटली रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ओके, बिकॉज सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की हम बात करते हैं, तो देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की शुरुआत जो करने से पहले आप ये समझिए कि जो थॉमसन मॉडल जब डिस्कवर हुआ, तो एट द सेम टाइम थॉमसन को मैंने बताया था आपको कि कैथोड रे की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी थॉमसन ने। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट टाइम, दैट वाज द टाइम व्हेन कैनाल रे वर डिस्कवर्ड। तो कैनाल रे जब डिस्कवर हुई, तो हमने पढ़ा है कि उसमें जैसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते थे, ठीक है, तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में जैसे प्रोटॉन है और आपका अल्फा पार्टिकल दैट इज हीलियम 2 पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो जब कैनाल रे की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट जो था उसका बेसिस क्या लिया गया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की गई, ठीक है। तो रदरफोर्ड और उनके जो दो स्टूडेंट थे, हैंस गेगर और अर्नेस्ट मार्टसन, इन तीनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इस एक्सपेरिमेंट को बोलते भी हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट था ये, और इस एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट आया वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले इसको समझ लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या परफॉर्म। तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सोर्स लिया, अल्फा पार्टिकल्स, एक तरीके से एक कोई सोर्स लिया जिसमें से अल्फा रेज जिसमें से प्रोड्यूस हो सके। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या है, जैसे मैंने बताया, एक प्रोटॉन एच पॉजिटिव आयन होता है, एक He2+ आयन है, यानी कि इस पर हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, +2 चार्ज है इसके ऊपर, कंपेरिजन देखे जाए +2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना, 2 यूनिट चार्ज है इस पर। अगर हम एक प्रोटॉन के जितना चार्ज की बात करें, ठीक है, तो उसका डबल चार्ज इसके अंदर He2 पॉजिटिव आयन का। तो He2 पॉजिटिव या अल्फा रेज जो थे वो इस सोर्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहे थे। अब उनको लेड प्लेट से पहले पास किया गया, और यहाँ पर उन्होंने यूज़ करी है गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी, उन्होंने काफ़ी बहुत ही माइन्यूट रखने की कोशिश करी, लेस देन लगभग ऑफ द रेंज ऑफ 10 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, ऑलमोस्ट द रेंज ऑफ 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर आप देख सकते हो कितने कम है, 100 × 10⁻⁹ मीटर। सो ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁹
-7 मीटर की रेंज। अब देख लो, बहुत ही कम जो है जितना पॉसिबल हो सके उन्होंने पतली जो है फॉइल ली। अब यहाँ पर बच्चों को अक्सर सबके डाउट रहता है कि उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट करते वक्त गोल्ड फॉइल का यूज़ क्यों किया। देखिए, यहाँ पर हम जो पढ़ना चाह रहे थे, मतलब जो इनका जो मोटिव था रदरफोर्ड का, जैसे थॉमसन का मोटिव था कि एटम के अंदर के स्ट्रक्चर को समझ सके, तो यहाँ पर भी उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को समझना था। और एटम का स्ट्रक्चर जो है, अब कोई मेटल का यूज़ करना था, मेटल के अंदर भी जहाँ पर ऐसे कोई मेटल का हम यूज़ करना था जिसके हम जितना ज़्यादा थिन फॉइल या थिन हमें शीट मिल पाए। तो सबको यू मस्ट नो, इन 10th क्लास यू मस्ट हैव रेड इन केमिस्ट्री दैट गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलिबल मेटल। ओके, यू कैन मेक एज थिन प्लेट एज पॉसिबल। सो इसीलिए इतनी जो माइनट लेवल की जो ली गई है गोल्ड फॉइल की थिकनेस, वो इसलिए गोल्ड का यूज़ किया गया क्योंकि इससे ज़्यादा कोई और हम जो है थिन शीट नहीं प्रोड्यूस कर सकते थे। ठीक है, तो एकदम ऑफ द रेंज ऑफ 100 नैनोमीटर की जो गोल्ड फॉइल जो है उसको यूज़ किया गया। अब क्या करा उन्होंने, अल्फ़ा रे को ही बम्बार्डेड एक तरीके से स्कैटर करने की कोशिश करी, अल्फ़ा रे को टकराया गोल्ड फॉइल के ऊपर, और उसका जो इम्पैक्ट था, यानी वहाँ से जो रेज निकलेंगी उनको क्या करने की कोशिश करी, एक तरीके से स्क्रीन पर ऑब्टेन करने की कोशिश करी बाय द यूजिंग दिस फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या उन्होंने देखा कि जब ये अल्फ़ा रे को बम्बार्ड किया गया एट द गोल्ड फॉइल, देन जब यहाँ पर टकराएंगे, जैसे मान लो गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम्स की जो लेयर है या एटम्स हैं जो, तो उनसे जब ये रेज टकराएंगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, स्कैटरिंग होगी, बिखरेंगी रेज। उसके बेसिस पर ये कंक्लूजन्स यहाँ से निकले। बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने को मिली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। तो उसमें सबसे मेन ये था, सबसे जो कंक्लूजन था कि जब एटम्स पे अल्फा रेज टकराएंगी तो उसके बाद क्या चीज़ें उन्होंने देखी, क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस किए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले आप समझिए क्या क्या चीज़ें थी। तो ये जो फोटोग्राफिक प्लेट ली, इस पर हम देख रहे हैं कि इस पर जो जितने भी डेविएशंस थे या जो भी एक तरीके से उस पर डेविएशंस हो रहे थे, उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें कंसिडर करने को मिली। जैसे देखिए, क्या इतनी पतली थिकनेस थी, उससे क्या चीज़ कंक्लूजन में मिली कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन उसको ड्रॉ करके देखते हैं, सो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये अल्फ़ा रेज आ रही हैं, ये सारी ये टकरा रही हैं गोल्ड फॉइल से। अब गोल्ड फॉइल के जो एटम्स हैं, प्रियंका तो हम बात कर रहे थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। तो इसमें जो हम डायग्राम से अगर समझे तो ये देखिए अल्फ़ा रेज है यहाँ पर जो सोर्स में से आ रही हैं। अभी अल्फ़ा रेज जब बम्बार्डिंग करेंगी तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे, तो उन्होंने क्या देखा कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा रेज थी वो अनडिफ्लेक्टेड चली गई। मोस्ट ऑफ द रेज वेंट अनडिफ्लेक्टेड, और ये जो अनडिफ्लेक्टेड चली गई उसमें से ज़्यादातर जो पोर्शन था, जैसे आउटसाइड सरफेस है, यानी कि बाहरी जो सरफेस था, वो अनडिफ्लेक्टेड जा रही थी रेज। और कुछ रेज जो थी, सम ऑफ देम रेज वर रिफ्लेक्टेड। जो डिफ्लेक्शन देखा गया वो बहुत ही छोटे एंगल्स पर देखा गया, 30 डिग्री 45 डिग्री, इतने पे डेविएशंस देखा गया। बहुत थोड़ी सी, जो ज़्यादातर जो डेविएशन था वो काफ़ी छोटे छोटे स्मॉल डेविएशंस थे। बट एक चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट थी यहाँ पर कि कुछ रेज ऐसी थी, यानी बहुत ही कम, यानी 18,000 रेज में से ओनली 1 ऐसी रे थी जब वो सेंटर से एक तरीके से एटम्स की, अगर हम यहाँ पर लेयर की बात करें तो हम इस तरीके से बात करें कि एटम है, ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर सेंटर पे जो रेज जिससे टकराई है लगभग, तो वो उसमें क्या देखा गया, दैट इट वेंट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिफ्लेक्टेड एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री। सो 180 डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे आई थी अल्फा रे वैसे के वैसे वापस चली गई। अब इस चीज़ को अगर हम समझें तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आती है कि कुछ यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी वो डिस्कस करेंगे इसके कंक्लूजन्स की। तो आप ऑब्जर्वेशन को समझिए, ज़्यादातर रेज, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे वेंट अनडिफ्लेक्टेड, सम ऑफ द रेज वर डिफ्लेक्टेड एट वेरी स्मॉल एंगल्स, स्पेशली अप टू 30 to 45 डिग्रीज तक ही डेविएशन देखा गया, मतलब बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं था। और बहुत ही कम, वेरी वेरी लेस, दैट इज 18,000, ओनली 1 आउट ऑफ 18,000 जो रेज थी वो ऐसी थी जो सेंटर पे पास गई, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे, तो ऑलमोस्ट वो 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई।
अब इसका जो कंक्लूजन है वो यहाँ से क्या निकल के आता है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, क्योंकि रदरफोर्ड ही वो उन्होंने मॉडल जो दिया उसमें ही चीज़ें हमें डिस्कस हुई। पहली बार न्यूक्लियस वर्ड का यूज़ किया गया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस जो होता है वो एक तरीके से पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, अल्फा रे कंप्लीटली डिस्कवर हो रही है। तो अभी कंक्लूजन की अभी हम बात करते हैं। तो कंक्लूजन्स में देखेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले आपको जो चीज़ समझनी है, अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया अल्फा रे जो थी दीज आर आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं यानी कि स्ट्रेट पाथ पे चले गए, तो आप कंपेयर करो इस बिहेवियर को हम कैसे समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए सपोज कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज तो है ही, अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज, तो हम क्या जानते हैं कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव रेज हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं तो कहीं ना कहीं आराम से वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए, ठीक है, क्योंकि उसमें रिपल्शन नहीं हुआ, अट्रैक्शन हुआ एक तरीके से, ठीक है, दे वर इजली डिफ्लेक्टेड। सिमिलरली अगर हम बात करें तो ऐसे ही अगर हम नीचे वाली रेज को भी देखें वो भी अनडिफ्लेक्टेड जा रही हैं ज़्यादातर रेज। तो इसका मतलब ये है कि एक तो कि ज़्यादातर स्पेस जो है वो जो एटम के अंदर का जो स्ट्रक्चर है अगर हम समझने की कोशिश करें तो कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड, कि ज़्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी है। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर स्पेस क्या है एटम का, वो एम्प्टी है, और इसके अंदर अगर कोई चार्ज की बात करें तो चार्ज कौन सा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी चार्ज होने की, या तो न्यूट्रल चार्ज या तो कोई चार्ज नहीं, या फिर उस पर जो चांसेस हैं वो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो हैं कहीं ना कहीं, तो वो नेगेटिवली चार्ज कहाँ होंगे, जहाँ पर रिपल्शन नहीं हो रहा है, जहाँ पर रिपल्शन अल्फा रेज को नहीं मिल रहा है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आसानी से अट्रैक्ट कर रहा है। तो यानी कि ये है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की सबसे मेन चीज़ यही थी कि यहाँ पर अनडिफ्लेक्टेड रेज जो जा रही हैं, ओके, तो अनडिफ्लेक्टेड का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का होना यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी। दूसरी चीज़ क्या थी कि जब यहाँ सेंटर पे देखा कि डिफ्लेक्शन हो गया 180 डिग्री पर, कंप्लीट डेविएशन हो गया, तो इसका मतलब ये है कि एक तो दो चीज़ें यहाँ पर समझ सकते हैं हम। एक तो ये है कि यहाँ पर कोई जो मास कंसंट्रेशन है यानी जो मास डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर कोई बहुत ही हैवी डेंसिटी की चीज़ है जिसकी वजह से पूरा इतना 180 डिवीजन का मतलब समझते हैं आप, जैसे रेस गई तो बिल्कुल ही एकदम वापस हो गई। इसका मतलब ये कि कोई वहाँ पर मौजूद है, कोई स्ट्रॉन्ग मास डेंसिटी की ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुआ। पहली चीज़, अगर उसकी चार्ज की बात करें तो चार्ज में भी हमें समझना होगा कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी साइड मान लीजिए यहाँ पर जो हम सेंटर की बात कर रहे हैं, तो सेंटर पे अगर कोई नेगेटिवली चार्ज होता तो अट्रैक्ट हो जाती, लेकिन अट्रैक्शन तो हुआ नहीं पॉजिटिव, तो रिपल्शन हो रहा है, यानी वापस जा रही है, यानी रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंटर में कुछ यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज तो है। तो एक तो चार्ज का पता चला पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरा ये पता चला कि इसके ऊपर इसके अंदर यानी कि दिस हैज़ ए वेरी हाई मास डेंसिटी। तो दो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ज़्यादातर स्पेस एम्प्टी है, ठीक है, एटम के अंदर जो ज़्यादातर स्पेस है वो एम्प्टी है, और इस एम्प्टी स्पेस के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होने की यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होने की पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई थी तो इलेक्ट्रॉन्स का होना तो था ही। इसमें जो नई चीज़ निकल के आई वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जिसको नाम दिया गया, उसके बारे में पढ़ना है। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से हुई, और पर इसके वेरीफाई भी हो गया कि बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, एक तरह का पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, उसका जो एरिया है यानी कि उसका जो स्पेस है वो बहुत कम है, बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। यानी मास डेंसिटी का मतलब क्या है कि कम स्पेस में, कम एरिया में ज़्यादा उसमें जो उसका जो मास है वो कहीं ज़्यादा है। तो मास डेंसिटी जो है वो, अब देखो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में था जो वो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट होने की बात कही, लेकिन रदरफोर्ड में बिल्कुल रिवर्स हुआ कंसेप्ट कि रदरफोर्ड टोल्ड दैट जो एटम है उसमें यूनिफॉर्म मास डेंसिटी नहीं है, सेंटर में जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। वेरेज अगर हम बाकी सारे स्ट्रक्चर की बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन उसकी जो मास डेंसिटी वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर, इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं आउटर एरिया में मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो अमाउंट है, उनका जो वेटेज है, उनका जो मास है वो बहुत कंपेरेटिवली बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल न्यूक्लियस या ओवरऑल एटम, ओके।
तो हम बात कर रहे थे कंक्लूजन्स की। तो कंक्लूजन जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ज़्यादातर स्पेस जो होता है ये हमें क्लियर हुआ कि ज़्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी है, क्योंकि ज़्यादातर रेज अनरिफ्लेक्टेड हो गई। अगर हम चार्ज की बात करें तो वो भी हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ सकते हैं, वो भी मैंने बताया आपको कि अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। और सेंटर पे क्या देखा गया कि जो जहाँ से एक तरीके से बिल्कुल एक तरीके से डिफ्लेक्टेड हो गई 180 डिग्री पे, तो इससे हमें ये पता चला कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो रहा है। और वो रिपल्शन किसकी वजह से होता है? अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेम चार्ज की वजह से ही रिपल्शन होता है, हम जानते हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज यानी कि जो बीच में सेंटर में जो हम बात कर रहे हैं, वो वहाँ पर कोई ऐसा एक तरीके से स्पेस है, और वो स्पेस को हमने जो बाद में नाम दिया है वो क्या था? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड दैट वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की खासियत ये थी कि इसकी बहुत हाई, मैंने बताया आपको, लार्ज मास डेंसिटी थी। एक और चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटॉमिक मॉडल में ये था कि एटम के अंदर जो मास होता है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, बल्कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मास का, वो बहुत हाईली मास जो होता है वो कंसनट्रेट कहाँ होता है? उसके सेंटर में होता है। और इस सेंटर का नाम जैसे मैंने बताया न्यूक्लियस। तो हम ये बोल सकते हैं दैट इन एन एटम द मास इज लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू द एटम। ओवरऑल सबके ऊपर सेम यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं होती है। एक और चीज़ यहाँ पे कंक्लूजन आप देखिए कि एटम का जो रेडियस जो इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस में देखा, वो एटम का तो लगभग 10⁻⁻10 मीटर की रेंज का था, लेकिन न्यूक्लियस का जो साइज़ था, जो रेडियस या हम कह सकते हैं, वो 10⁻⁻15 मीटर रेंज। तो आप देखिए कि जो साइज़ है वो बहुत ही कम है, ठीक है। अगर एटम का साइज़ -10⁻⁻10 मीटर है, तो जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो 10⁻⁻15 मीटर रेंज, यानी बहुत ही कम, ठीक है। यहाँ पर लगभग यहाँ पर 0.5 -10, तो आप देख लीजिए काफ़ी एज़ कम्पेयर टू, अगर एटम की बात करें तो एटम के कंपेरेटिवली ये न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज क्या है? कंसनट्रेट है। ओके, तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के जो मेन पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ और आपको समझनी है कि अब बात आती है न्यूट्रलिटी की। जैसे मतलब थॉमसन ने न्यूट्रलिटी को कंपेयर में पल्प मॉडल उसके साथ किया था, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव स्पेस के साथ, तो वहाँ पर वो फेल हुए। लेकिन यहाँ पर रदरफोर्ड का क्या कहना था वो समझिए आप। रदरफोर्ड ने ये कहा कि न्यूक्लियस के बीच में पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे सोलर सिस्टम है वैसे ही सोलर सिस्टम से कंपेयर किया उन्होंने। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव कर रहे हैं एक तरीके से इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, और इसी की वजह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। यानी कि एक तरीके से एटम्स रिवॉल्व करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ, और स्टेबल रहता है मॉलिक्यूल। मतलब कि उन्होंने न्यूट्रलिटी के बारे में ये कहा कि जितना स्फीयर के अंदर चार्ज है, वही चार्ज जो है यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स में आप न्यूट्रल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल हो जाता है वो। इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उसी के चार्ज के बराबर वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। अब ये सारे तो हुए रदरफोर्ड्स के अचीवमेंट जो थे उनके मॉडल की, बहुत उनको भी नोबेल प्राइज़ भी मिला इसके लिए, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट के लिए। और उन्होंने जो न्यूक्लियस के बारे में जो चीज़ बताई, और ओवरऑल एटम के बारे में, तो थॉमसन की काफ़ी सारी लिमिटेशंस को सही किया। लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में भी कुछ बहुत लिमिटेशंस आई, और ज़्यादातर जो लिमिटेशंस आती हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद, वो जब लेटर की कुछ ऐसी डिस्कवरी हो जाए जो उसको काउंटर करे। तो ऐसी कौन सी डिस्कवरी हुई जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को जस्टिफाई जो नहीं कर पाया? वो क्या चीज़ है वो आप समझने की देखिए। तो कुछ एक्सप्लेनेशन थी। तो देखो लिमिटेशंस की अगर बात करें तो सबसे इसके लिमिटेशंस हो सकते हैं वो आप समझने की कोशिश करेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जैसे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, तो लिमिटेशन यहाँ पर क्या था कि कुछ साइंटिस्ट ने इस बात को कहा कि अगर मान लीजिए एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो अगर कोई भी रिवॉल्विंग पार्टिकल होगा, है ना, एनी मूविंग पार्टिकल, फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे कि अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स अगर मूव कर रहे हैं सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ, अगर इनके अकॉर्डिंग कंपेयर करें, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी एसेलेरेट पार्टिकल अगर एसेलरेट कर रहा है, कोई मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके मोमेंटम में भी फ़र्क आएगा, और कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में भी फ़र्क आएगा। ऐसा नहीं हो सकता
कि कोई अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज ना है, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, रोटेशनल मोशन है जैसे सर्कुलर मोशन है, तो उसमें कहीं ना कहीं वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा तो ओवरऑल एनर्जी पे फर्क पड़ना चाहिए। तो या तो ऐसा माना जाए कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, अब एनर्जी अगर चेंज, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यहाँ चेंज हो रही है तो उसको तो जस्टिफाई किया नहीं रदरफोर्ड ने। अगर एनर्जी चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि एनर्जी या तो रेडिएट होगी या तो एनर्जी रिलीज करेंगे पार्टिकल्स या फिर ऑब्टेन करेंगे। अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी है वो रेडिएट करेंगे। तो यहाँ पर इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कि अगर मूविंग पार्टिकल्स है तो उसके बारे में तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो थॉमसन रदरफोर्ड मॉडल था तो उन्होंने वर्ड यूज़ किया स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऑर्बिट जो है वो स्टेशनरी है, यानी कि एक तरीके से समझे स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि अगर रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, फिर तो वो स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। एटम्स की स्टेबिलिटी कैसे होगी फिर? तो अगर मूव करते करते न्यूक्लियस में टकरा जाएगा या न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो ऐसा तो होता नहीं है एटम के अंदर। तो इसका मतलब उन्होंने जस्टिफाई क्या किया कि ये ऑर्बिट जो है वो स्टेशनरी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक तरीके से अपनी पोजीशन पर स्टेशनरी है। और स्टेबिलिटी उन्होंने कैसे एक्सप्लेन करी रदरफोर्ड ने, आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज है वो बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, क्योंकि अगर मूव करेगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज है वो न्यूट्रल करेगा जो न्यूक्लियस के चार्ज को, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। सो यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी एक तरीके से उनका कहना था कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जैसे मान लो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एटम को, यानी एटम स्टेबल है जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है आपस में कंबाइन है इस फोर्स के थ्रू, ठीक है। ऐसा मानना था रदरफोर्ड का। लेकिन ये लिमिटेशन भी, लेकिन इसमें साइंटिस्ट ने काउंटर इनको किया कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो जैसा दिख ही रहा है हमें कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो काफ़ी कम है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, और ये तो काफ़ी डेंसली पॉजिटिवली चार्ज है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाने चाहिए, उनको तो अट्रैक्ट कर लेना चाहिए इसको, न्यूक्लियस को। लेकिन ऐसा तो जनरली होता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि साइज जो है, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो एटम का जो साइज है वो श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि जब अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या होगा, ओवरऑल साइज जो है एटम का वो कम हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम देखें, किसी भी एटम की अगर बात करें फॉर एग्जांपल किसी भी ऑब्जेक्ट में, बोर्ड में या इसमें, तो आप देखिए एटम्स स्टेबल होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि थोड़े टाइम बाद या कुछ टाइम बाद जो है इसके एटम्स श्रिंक कर जाए, इसका साइज श्रिंक कर जाए। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी स्टेबिलिटी की कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो बैलेंस करता है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के चार्ज को, तो वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, पॉजिटिवली न्यूक्लियस का, वो बहुत हाई है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। सो ये एक तो इनका सबसे बड़ी लिमिटेशन ये हुई, डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स उन्होंने बताई थी, ठीक है, क्योंकि इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो नहीं बता पाए। इसके बाद सेकंड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक चीज़ और उन्होंने नहीं बताई। जैसे उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एक्चुअल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, कोई एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब क्या उसका कोई क्या कंसेप्ट है, कौन सा ऑर्बिट कैसे है, कितने ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसा कुछ भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बताया। तो एक ये लिमिटेशन बहुत बड़ी थी। इन दोनों ही लिमिटेशंस को करेक्ट किया इसके बाद जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे नील्स बोर, जिन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, तो उसको हम पढ़ेंगे अब। तो नील्स बोर ने जो है दोनों लिमिटेशंस को सही किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो इन्होंने रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, एक तो वो जस्टिफाई करना था, ठीक है,
कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक एटम के अंदर, किस तरीके से मतलब क्या किस ऑर्बिट में कितने हैं, या शेल्स का उन्होंने बताया। उसके बाद ऑर्बिट्स की जो बात हो रही है यहाँ पर, जब उन्होंने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में रुका हुआ है वहाँ पर, और वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से बैलेंस हो रहा है, तो वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो भी एक तरीके से क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं था कि केमिस्ट्री में एटॉमिक मॉडल आ रहे थे, ये फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि एक तरीके से फिजिक्स भी यहाँ पर पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्वांटम मैकेनिक्स, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें लगातार स्टडी हो रही थी। जैसे मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यहाँ पर बहुत, प्लैंक्स की थ्योरी थी, प्लैंक्स जो है उन्होंने भी अपनी एक्सप्लेनेशन दी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भी यहाँ पर खोज हुई, डिस्कवरी हुई। तो ऐसे कई सारी जो फिजिक्स के अंदर जो डिस्कवरी हो रही थी, फिजिक्स के अंदर जो नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, उसका असर पड़ा एटम की इन्वेंशन के ऊपर, एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर, डिस्कवरी के ऊपर। ओके, अब हम नील्स बोर एटॉमिक मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं इसके बाद। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो था उसकी डिस्कवरी के पीछे हमें देखना है कि कौन कौन से दो, कई मैंने बताया कई सारी डिस्कवरी, कई और डिस्कवरी भी चल रही थी, कई और थ्योरी भी दी गई, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी। तो उस टाइम पर जब बोर्स एटॉमिक मॉडल बनाते वक्त, मतलब बोर ने जो एटम के बारे में जो मॉडल दिया उसका बेसिस क्या था, उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, तो उसके बारे में ये आ रहा था डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हमने पढ़ा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो कोई भी जो रेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो उनका जो एक्चुअल में हम वेव उनको कंसिडर करते थे हमेशा, लेकिन जब उनकी डुअल कैरेक्टर यहाँ पर ये है कि इसमें दो तरह के नेचर की बात होती है। जैसे वेव कैरेक्टर तो है ही, वेव तो वो मानते ही थे हम, लेकिन कुछ ऐसी डिस्कवरियाँ हुई जहाँ पर उनको पार्टिकल की तरह से उनमें मतलब पार्टिकल प्रॉपर्टी भी नोटिस की गई। मतलब कि एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो थे, जो एनर्जी रेडिएशन हो रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, वो वेव प्रॉपर्टी के साथ साथ वहाँ पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी शो कर रहे थे। तो एक तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर चल रहा था, जिसकी वजह से इस मॉडल को डिस्कवर करने में यूज़ किया उन्होंने। दूसरा, उन्होंने जो जिस टाइम पर वो डिस्कवर कर रहे थे, वहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रम की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि एक तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। स्पेक्ट्रम का मतलब समझिए, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है लाइन स्पेक्ट्रम, लाइट का स्पेक्ट्रम, एक तरीके से जिसमें लाइट जो है वो स्कैटरिंग हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से एटम के अंदर ऐसे किया गया, एटम को भी जो है रेडिएशंस अलग अलग करके और वहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किए गए, मतलब अलग अलग एक तरीके की जो रेंज है वो देखी गई विजुअल लाइट की। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारी लाइन स्पेक्ट्रम तैयार हुए। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये सब आगे पढ़ने वाले हम। ठीक है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा बोर एटॉमिक मॉडल को डेवलप करने में। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो ऑब्जर्व करी, उनको समझने की कोशिश करी कि एटम के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो एक तो डुअल कैरेक्टर को अभी हम समझेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये दोनों डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब मैं बता रहा था आपको, सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जब डिस्कवरी हुई, तो सबसे पहले मैंने बताया उनको वेव्स ही कंसीडर किया। तो कौन थे पहले, फर्स्ट मैक्सवेल ने 1870 में डिस्कवरी करी थी, एक तरीके से बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो एक तरह की वेव्स होती हैं। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको मैंने पढ़ा भी होगा, शायद कुछ बच्चों को पता नहीं पता, तो मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, वो ये ऐसी वेव्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट, कुछ ऐसी वेव्स, यानी कुछ ऐसी वेव्स हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी होती है दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे उनकी, जैसे लाइट है फॉर एग्जांपल, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर चलती है, तो लाइट वो किसी भी मीडियम में चलेगी, वैक्यूम में भी चलेगी और अदर मीडियम में भी चलेगी, यानी दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनको क्यों कहा गया है, इसको समझिए। तो जैसे मान लीजिए इनका जो 3D अगर हम देखें स्ट्रक्चर, तो कैसा होता है, जैसे लाइट रेज कैसे प्रोपेगेट करती हैं। एक तो इनका जो वेव है, ठीक है, नॉर्मली मूवमेंट है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है, यहाँ पर खाली वेव नहीं है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए सपोज इलेक्ट्रिक जो एक तरीके से इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव्स हैं वो भी इसके साथ चल रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड्स भी चल रहे हैं। और ये तीनों जो होती हैं, यानी कि जैसे मान लो तीन यहाँ पर क्या कैरेक्टर्स हुए, एक तो नॉर्मल वेव, ठीक है, जो मूवमेंट है, लाइट जो आगे बढ़ रही है, लाइट की मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स को आगे पुश करके। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा है, अगर हम 3D में देखें तो 3 एक्सिस, जैसे फॉर एग्जांपल है अपने,
ठीक है। तो एक्स वाई जेड है, तीनों एक्सिस एक्स वाई और जेड। तो सपोज अगर एक्स डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो कौन सी वेव आगे बढ़ेगी, अपना लाइट रेज आगे बढ़ रही है। वाई एक्सिस पे क्या पार्टिकल्स आगे बढ़ेंगे, वाई एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक जो इसके अंदर कैरेक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव है, वो आगे बढ़ रही है। और जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक, तो इसीलिए इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इनकी खासियत जैसे मैंने बताया, दे आर हाईली, ये रेडिएशंस जो होते हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट, ठीक है, ये किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो लाइट वेव्स हो गई, लाइट वेव्स आर एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डिस्कवरी हुई तो मैक्सवेल का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था 1870 में। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे हमें जो पढ़ना है वो है ड्यूअल कैरेक्टर। ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि वेव्स की डिस्कवरी तो मैक्सवेल कर चुके थे, मैक्सवेल ने बता दिया था, जेम्स मैक्सवेल ने, कि वेव कैरेक्टर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, एक तरह की वेव होती है, मतलब लाइट क्या एक तरह की वेव है, ठीक है, जो आगे की तरफ प्रोपेगेट कर रही है। लेकिन अब वेव अलग चीज़ है, वेव का मतलब क्या है, एक्चुअल में पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है। जैसे एयर है या विंड है, ये लाइट रेज हैं या साउंड है, ये सब क्या है, एक तरह की वेव है, यानी कि एक्चुअल में पार्टिकल वहाँ मूव नहीं करते, बस कंप्रेस होते हैं, मतलब उनकी अपेरेंट पोजीशन मूव होती है, एक्चुअल मूवमेंट उसमें नहीं होता है पार्टिकल्स का आगे की तरफ। लेकिन जो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स जो थे उन्होंने उसी टाइम पर जो है डुअल कैरेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, जब उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो खाली वेव्स नहीं हैं, इनके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है। यानी कि जो लाइट है एक तरीके से, या किसी भी सोर्स पे अगर हम लाइट को यूज़ करें, लाइट को उस पर रेडिएशंस अगर कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो रहे हैं, जैसे किसी भी सरफेस से निकल रहे हैं, किसी भी एटम से, तो उसमें पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है, यानी उसमें पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी होती है, यानी उसके अंदर पार्टिकल भी होते हैं। और इस थ्योरी को भी हम समझेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, तब आपको क्लियर होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो है, यानी एक तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था अभी पढ़ेंगे, कि जैसे जब लाइट को फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि लाइट, तो लाइट को अगर हम किसी एटम पे, कुछ एटम्स पर जब उस पर बम्बार्डिंग करी गई तो क्या देखा गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो लाइट है अपनी नॉर्मल जो विजुअल लाइट होती है, अगर उसको हम कुछ मेटल्स के सरफेस पर अ, अ, एक तरीके से पर स्कैटर करें तो वहाँ पर क्या इम्पैक्ट देखा गया, रुबिडियम सीजियम कुछ मेटल्स थे ऐसे, ठीक है। तो उन मेटल्स पर ये देखा गया कि उनमें से जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स जो है वो मूव करने लग गए। यानी एक तरीके से क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने क्या कर दिया, एक तरीके से पार्टिकल कैरेक्टर शो किया, है ना। क्योंकि लाइट रेडिएट हो रही थी तो लाइट के अंदर तो कोई पार्टिकल्स थे नहीं, हम तो बोल रहे हैं उनको वेव्स हैं ये, बट ये वेव्स होके भी उन्होंने क्या किया, पार्टिकल नेचर शो किया, ठीक है। तो इसको समझते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है, तो इसमें जो पार्टिकल्स कैरेक्टर की जो हम बात कर रहे थे, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, उसके बाद यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और एक चीज़ और आपको समझनी है, वैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं उसको, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बस एक चीज़ हम समझेंगे, कुछ लाइट के दो और फिनोमिना थे जो उस टाइम पर डिस्कवर हुए थे और जिसमें अलग पैटर्न्स देखे गए, जैसे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये भी 12th क्लास ऑप्टिक्स में है। तो ये जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन थे वो लाइट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जिससे ये प्रूव हो रहा था कि लाइट के अंदर वेव कैरेक्टर के अलावा भी, यानी पार्टिकल कैरेक्टर भी, इसके अंदर पार्टिकल्स भी मूव भी एक्चुअल में होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों प्रॉपर्टी वो शो करते हैं। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस अभी आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, फिजिक्स का पोर्शन है ये, ऑप्टिक्स का। लेकिन इन दोनों, मैं सिंपली बताता हूँ इन दोनों का क्या रोल था, यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये जस्टिफाई करते थे कि जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो पार्टिकल कैरेक्टर उनके अंदर होता है, ना कि वेव कैरेक्टर। तो पहले से ही डिस्कवर था, होता है, लेकिन वो पार्टिकल कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए ये 3 चीज़ें जो हैं डिस्कवर हुई। तो एक एक करके देखते हैं इनको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल जो नेचर की जो मैं बात कर रहा था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम पढ़ेंगे, फिर फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, और इसको भी हमें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, फिजिक्स के अंदर है, मैं बेसिक आपको बता दूंगा इसमें। तो यहाँ पर मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हम बात करें तो मैक्स प्लैंक जो थे, देखो इसमें काफ़ी सारा उन्होंने चीज़ों का सपोर्ट किया। उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या चीज़ कहने की कोशिश करी, मैं बता रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने ये कहा कि जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके अंदर पार्टिकल नेचर होता है। अभी कैसे हम जस्टिफाई उन्होंने किया, किस चीज़ों से उन्होंने किया, वो कई सारे कंसिडरेशन उन्होंने देखे। जैसे उन्होंने यहाँ पर एक जो फिजिक्स में फिनोमिना होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी क्या होता है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का उन्होंने यूज़ किया। ब्लैक बॉडी क्या होती है आप समझने की कोशिश करिए। जैसे कि कोई भी सरफेस है, जैसे मान लें सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ब्लैक बोर्ड है या ये अपना पेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हर ऑब्जेक्ट जो जिसपे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जैसे यहाँ पर लाइट आ रही है फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, तो ये इस लाइट रेज को एब्जॉर्ब कितना करेंगे, कितना रेडिएट करेंगे, उसके बेसिस पर एक ब्लैक बॉडी को कहा जाता है। ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है। आइडियल बॉडी का मतलब ये है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या है कि जितनी भी एनर्जी लाइट वेव्स की आ रही है, मतलब लाइट वेव्स एंटर कर रहे हैं, जितने भी रेडिएशन हो रहा है, वो सारा का सारा अगर वो परफेक्टली क्या करे, उसको आइडियल बॉडी का मतलब यहाँ पर ये है कि सारी की सारी जितनी भी रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब कर ले पूरी तरीके से, कुछ भी रिफ्लेक्ट ना करे। जैसे कोई कलर अगर हमें दिखाई देता है लाइट रेज का, हमने पढ़ा है फिजिक्स में, तो वो इसलिए दिखता है क्योंकि कुछ जो कलर हैं वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं वाइट में से, और जो कलर रिमेनिंग होता है उस पोर्शन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सॉरी, जिस जो एब्जॉर्ब नहीं करता वही कलर हमें दिखाई देगा, बाकी सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अगर ये वाइट नज़र आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वाइट लाइट जो है वो इसमें से रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि बाकी सारी जो कलर्स हैं वो एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या, एक ऐसी आइडियल बॉडी जो एक तरीके से जितना भी एनर्जी उसके अंदर जो भी रेडिएशंस आए उनको सबको एब्जॉर्ब कर ले, मतलब रेडिएट ना करे, मतलब दैट रेडियस जीरो, रेडिएट नथिंग, एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो जैसे एक क्यूरोसिटी वाइज होता है ब्लैक होल के बारे में, यूनिवर्स में स्टडी होती है तो फिजिक्स के अंदर, तो उसमें क्या आता है ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ जो है उसका इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन रहेगा कि वो हर चीज़ को अपने अंदर, एक तरीके से लाइट को भी, समझ रहे आप, लाइट को भी जो है वो क्या करेगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी पूरी तरीके से, कोई भी एनर्जी वहाँ रेडिएट नहीं होगी। तो इसीलिए ब्लैक होल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कुछ भी, एक बहुत बड़े रीजन को हम ब्लैक होल मान सकते हैं जहाँ पर लाइट भी जहाँ से वापस नहीं आ सकती, ठीक है, लाइट को भी वो क्या करे, सबको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, तो कुछ ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहा गया, आइडियल बॉडी जो लाइट को ऑब्जर्व कर ले। हालांकि देयर इज नथिंग लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये नहीं एग्जिस्ट करते हैं, आइडियली हमने कंसिडर किया है, तो जो सब कुछ एब्जॉर्व कर ले। तो अगर ऐसा कंसिडरेशन किया तो उन्होंने कुछ चीज़ों को जैसे एक कंपैरिजन करने की कोशिश करी। जैसे यहाँ पर ये देखो क्या है, वेवलेंथ, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उनकी कोई पर्टिकुलर लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट है, तो उसका कोई प्रॉपर्टीज़ में, वेव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि वेवलेंथ होता है, एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर वेवलेंथ को उन्होंने एक ग्राफ पर ड्रॉ करने की कोशिश करी और यहाँ पर वेवलेंथ को कंपेयर किया इंटेंसिटी के साथ। इंटेंसिटी मतलब कि जैसे लाइट की इंटेंसिटी, जैसे मान लो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है ना, कहते हैं ज़्यादा ल्यूमिनस इंटेंसिटी बढ़ रही है लाइट की, जैसे ये अगर 100 वाट को बोले, इसकी इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा दें और ज़्यादा लाइट आ जाए यहाँ पर, तो क्या होगा, अगर उसको वेवलेंथ के साथ अगर हम प्लॉट करें तो कैसा हमने देखा, हमने ये देखा कि जैसे यहाँ पे जो ग्राफ बनाए हुए हैं तो आप देख रहे हैं कि पहले तो इंक्रीज़ करती है वेवलेंथ के बढ़ने के बाद, फिर एक सेचुरेशन पॉइंट आता है, फिर डिक्रीज होने लग जाती है। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर हाइयर रहेगा तो थोड़ा सा इंटेंसिटी के साथ, वेवलेंथ के बढ़ने के साथ इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे बेसिस जो उन्होंने जो बनाया वो ये चीज़ यहाँ पर थी कि उनका जो कहना था कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, सिंपली अगर हम बात करें, बहुत सारा पढ़ने के लिए इसमें मैं की पॉइंट्स उठा रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं उनमें जो एनर्जी रेडिएट होती है, तो एनर्जी उनमें जो रेडिएट होती है वो होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, ठीक है। तो क्वांटम का मतलब एक तरीके से पैकेजेस, ठीक है, और पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं आप, यानी डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट का मतलब समझो, दो चीज़ यहाँ पर कंसेप्ट होते हैं, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। तो जैसे देखें कैसा हम लोग कैसा मानते थे, जैसे वेव कैरेक्टर के बारे में जब पढ़ते हैं कि जैसे लाइट है तो कंटिन्यूस आ रही है, हमें क्या लगता है जैसे लाइट जो है लगातार आ रही है मूव करती हुई, ठीक है, अर्थ के सरफेस पर आ रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जा रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या देखा गया, प्लैंक ने क्या कहा कि कंटिन्यूस नहीं होते रेडिएशंस, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या जो रेडिएशंस हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते, वो होते हैं डिस्क्रीट।
डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि एक तरीके से पैकेज ऑफ लाइट्स आ रहे हैं, ठीक है, जिनको फोटोन कहा गया, ठीक है, फोटोन्स आ रहे हैं, लाइट के पैकेज आ रहे हैं, तो वो कंटिन्यूस नहीं होते नेचर में, ठीक है, पैकेट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे पैकेट्स आ रहे हैं, कोई हमने यूनिट मान ली वैसे आ रहे हैं, तो कंटिन्यूस नहीं होता है, डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब यह है कि एक तरीके से एनर्जी जो है वो क्वांटम की फॉर्म में होती है, इसीलिए इस थ्योरी को कहा गया है मैक्स प्लैंक की मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, क्योंकि उन्होंने पहली बार लाइट को एनर्जी को जो लाइट के अंदर जो एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो एनर्जी होती है उसको उन्होंने पैकेट्स के बारे में कहा, जो उससे पहले किसी और ने नहीं किया था। लेकिन इस मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी तो उसको एक्सप्लेन कैसे किया गया, उसको एक्सप्लेन करने का जो 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 सबसे मतलब एक तरीके से एविडेंस के तौर पर देखा जाए तो वो हुआ जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी करी।